फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रोमैटिक फीवर। रोमैटिक फीवर में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, कौन कौन से कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स है जो रोमैटिक फीवर को डिसीज कंडीशन को अराइज करते हैं, पैथोजेनोसिस मीन्स पैथोफिजियोलॉजी की हमारे बॉडी में ये कैसे अफेक्ट करता है, देन साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन एंड ट्रीटमेंट। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो शैल आई स्टार्ट। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन, रोमैटिक फीवर इज एन ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसीज। इट्स डेवलप as a complication of an streptococcus infection, strep throat and scarlet fever। तो रोमैटिक फीवर क्या है? एक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसीज कंडीशन है। ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसीज कंडीशन मीन्स जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। ठीक है, और वीक कैसे होता है? क्योंकि जो बाहर से आया हुआ एंटीजन है और हमारे बॉडी का जो हमारे बॉडी की एंटीबॉडीज है वो इस चीज को जज नहीं कर पाती कि कौन सा कंपोनेंट्स हमारे बॉडी का है और कौन सा कंपोनेंट्स बाहर से आया हुआ है या इन्फेक्टेड है, और वो हमारे ही बॉडी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको किल करने लगती है, डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसके कारण हमारे बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो वीक हो जाता है। और इम्यून जो रिस्पॉन्स है वीक होने के बाद हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन अराइज होने लगती है। तो ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसीज इट्स डेवलप इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एज स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। एक कॉम्प्लिकेशन, ये कैसे डेवलप होता है? कॉम्प्लिकेशन है अगर स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में इंटर किया है उसके कारण अगर इन्फेक्शन की कंडीशन अराइज हुई है, दैट टाइम पर रोमैटिक फीवर की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। मीन्स इट डेवलप्स एज कॉम्प्लिकेशन एज स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, स्ट्रेप थ्रोट एंड स्कारलेट। अगर स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के कारण बॉडी में हमें स्ट्रेप थ्रोट मीन्स फेरेंजाइटिस इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स। ठीक है, अगर फेरिंग्स में किसी टाइप का इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण या फिर स्कारलेट फीवर है, ठीक है, जिसके कारण रोमैटिक फीवर देखने के लिए मिलता है। मोस्ट ऑफ तो जो स्ट्रेप थ्रोट और स्कारलेट फीवर है ये ट्रीट हो जाता है, 2 to 3 वीक्स में ट्रीट हो जाता है, खुद से ही ये ट्रीट हो जाता है। अगर ये ट्रीट नहीं हो पा रहा है, अगर ये ठीक नहीं हो पा रहा है 2 to 3 वीक्स बाद, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रोमैटिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? That caused by बीटा ए hemolytic streptococcus। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं उसके भी टाइप्स होते हैं, ए, बी, ई, सी। तो ये जो हमारे बॉडी में रोमैटिक फीवर को अफेक्ट कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बीटा ए hemolytic streptococcus। दैट कॉज्ड बाय बीटा ए hemolytic streptococcus। hemolytic streptococcus क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको क्या करने लगता है? डिस्ट्रॉय करने लगता है, इसीलिए इसे बोला जाता है बीटा ए hemolytic streptococcus। तो दैट किसके कारण कॉज हो रही है डिसीज कंडीशन? बीटा ए hemolytic स्टेप्लोकोकस के कारण 2 to 3 वीक आफ्टर द ग्रुप ए स्टेप्लोकोकल इन्फेक्शन दैट कॉज इन्फ्लेमेटरी लीजन्स। अगर 2 to 3 वीक्स बिफोर अगर ये डिसीज कंडीशन मीन्स स्ट्रेप थ्रोट और स्ट्रेप थ्रोट और जो स्कारलेट है अगर ये ट्रीट हो जाती है तो ठीक है, अगर ये ट्रीट नहीं होती है तो ये हमारे बॉडी में क्या करने लगती है? दैट कॉज इन्फ्लेमेटरी लीजन। इन्फ्लेमेटरी लीजन किस किस में देखने के लिए मिलता है? कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट्स, जॉइंट, ब्रेन, ब्लड वेसल्स एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज। तो जो हमारे बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वहां पर इन्फ्लेमेटरी लीजन्स देखने के लिए मिलते हैं। इसमें जो हमारा हार्ट है, ब्रेन है, ब्लड वेसल्स है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं, ये अफेक्ट होने लगते हैं। इसमें जो वेसल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। और ये मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रंस 5 to 15 ईयर ओल्ड एज। ये मोस्ट कॉमन डिसीज किस में देखी जाती है? चिल्ड्रंस में देखी जाती है। चिल्ड्रंस में होने वाली डिसीज है। 5 to 15 ईयर ओल्ड जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें रोमैटिक फीवर की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। रोमैटिक फीवर इज ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसीज। ये क्या है? एक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। इट्स डेवलप टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन। ये किसके कारण डेवलप हो रही है? डेवलप हो रही है हमारे बॉडी में कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन, स्ट्रेप थ्रोट एंड स्कारलेट।
स्ट्रेप थ्रोट एंड स्कारलेट के कारण कंडीशन अराइज हो रही है, डेवलप हो रही है, दैट कॉज बाय बीटा ए हीमोलाइटिक रिस्पॉन्स। इसे कौन कॉज कर रहा है? बीटा ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया 2 to 3 वीक आफ्टर द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन दैट कॉज इन्फ्लेमेटरी लीजन इन कनेक्टिव टिश्यूज। 2 to 3 वीक आफ्टर बाद जो इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेटरी लीजन्स कनेक्टिव टिश्यूज में देखने के लिए मिलते हैं, इसे ही बोला जाता है रूमेटिक फीवर। इसके बाद हम देखते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। कौन कौन से कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रूमेटिक फीवर को या एक डिसीज कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सबसे फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आफ्टर अ थ्रोट इन्फेक्शन स्कारलेट फीवर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अगर किसी भी चिल्ड्रन को सोल थ्रोट है या फिर थ्रोट इन्फेक्शन या स्कारलेट फीवर देखने के लिए मिल रहा है, दैट टाइम पर अगर ये ट्रीट नहीं हो पा रहा है उसके कारण रूमेटिक फीवर देखने के लिए मिलता है। अगर ये ट्रीट नहीं हो पाता है तो हमारे जो बॉडी की ब्लड वेसल्स होती हैं, हार्ट वेसल्स होती हैं, ब्रेन वेसल्स होती हैं, इनको अफेक्ट करने लगता है। देन कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रुप ए बी हीमोलाइटिक स्टेप्टो, ये तो मेन कॉज है रूमेटिक फीवर के लिए, क्योंकि जो स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया है बीटा हीमोलाइटिक जो हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। डिस्ट्रॉय करने के कारण क्या होता है? रूमेटिक फीवर देखने के लिए मिलता है। फैमिली हिस्ट्री, तो जो फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री मीन्स जेनेटिक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये डिजीज कंडीशन चले आ रही है। मीन्स ये जो जीन होते हैं, जो हमारे जीन होते हैं, वो जीन में ये चीज़ प्रेजेंट होती है, तो वो हमारे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करती है? अफेक्ट करती है। देन नेक्स्ट आ जाता है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग मीन्स बहुत ज़्यादा क्राउडिंग वाला एरिया है, वहाँ से अगर ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो गया है तो दैट कंडीशन भी रूमेटिक फीवर देखने के लिए मिलेगा। पुअर सैनिटेशन मीन्स वाटर सप्लाई पुअर है, डंपिंग नहीं है प्रॉपर, या फिर जो हमारे अराउंड का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, तो दैट टाइम पर भी डिसीज कंडीशन होने के चांस होंगे। देन मल्टीपल एक्सपोजर टू स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया। मल्टीपल एक्सपोजर टू स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया मीन्स जो स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण है, जैसे कि शोर थ्रोट हो गया, मतलब स्ट्रेप थ्रोट, फेरेंजाइटिस या फिर स्कारलेट फीवर की कंडीशन बार बार अगेन एंड अगेन ये देखने के लिए मिल रही है, ये कंडीशन अराइज हो रही है, तो वो क्या करती है? डायरेक्ट हमारी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगती है, और जिसके कारण इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ब्लड वेसल्स अफेक्ट होने लगती हैं, तो वो अदर ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, उनको अफेक्ट करने लगती है, जिसके कारण रूमेटिक फीवर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी मीन्स ये जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करके इस डिजीज कंडीशन को कैसे कॉज करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। देयर नो डायरेक्ट invasion to tissues, but it's an autoimmune disease that involves antigen and antibody reaction। तो ये क्या है? जो रूमेटिक फीवर है, रूमेटिक फीवर में ये कैसे होता है? देयर नो डायरेक्ट इन्वेजन टू द टिश्यू, ये डायरेक्ट इन्वेजन नहीं होता है, डायरेक्ट हमारे टिश्यूज पे अटैक नहीं करता है, बट इट्स एन ऑटोइम्यून डिसीज दैट इन्वॉल्व्स एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट हमारे बॉडी के जो टिश्यूज है उन पर अटैक नहीं करता है। कैसे? क्योंकि सबसे फर्स्ट ये क्या होता है कि स्ट्रेप थ्रोट देखने के लिए मिलता है, स्कारलेट फीवर देखने के लिए मिलता है, जब वो ट्रीट नहीं हो पाता दैट टाइम पर ये डिसीज कंडीशन होती है। तो देयर नो डायरेक्ट इन्वेजन टू टिश्यूज, बट इट्स एन ऑटोइम्यून डिसीज दैट इन्वॉल्व्स एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। इसमें क्या होता है? जो हमारे बॉडी के एंटीजन्स होते हैं, हमारे बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती हैं, बाहर से जो आया हुआ एंटीजन होता है, इन दोनों के बीच में क्या होती है? रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के बाद जब ये हमारी बॉडी में इंटर करता है, जो भी बैक्टीरिया है स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर करता है, और हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती हैं उनके साथ क्या होता है? इंटरेक्ट होता है। ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस फेरेंजियल इन्फेक्शन बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्टेप्टोकोकस। जब ये हमारी बॉडी में इंटर करता है ये एंटीजन, तो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम की जो एंटीबॉडीज होती हैं, इसके अगेंस्ट क्या करती हैं? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, मतलब ये क्या करते हैं? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। किसके? स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया मीन्स जो बाहर से आया हुआ एंटीजन है बैक्टीरिया से, उसके अगेंस्ट क्या करती है हमारी बॉडी? एंटीबॉडीज बनाती है, प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज।
फेरेंजियल इन्फेक्शन, ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस फेरेंजियल इन्फेक्शन जब एक कॉज हो जाता है तो दैट टाइम पर क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रोड्यूस हुई होती हैं, ठीक है, अगेंस्ट द स्टेप्टोकोकस। तो देन देयर antibodies cross that react human tissues because of the antigen similarity। मतलब हमारी जो बॉडी है जब ये रिएक्ट करेगी, जब ये रिएक्ट करती है और हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज के साथ क्रॉस करती है, इनके बीच में जब रिएक्शन होता है तो जो एंटीजेंस हैं और हमारे बॉडी की जो वेसल्स होती हैं इनमें कंपोनेंट्स सिमिलर होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स सिमिलर होंगे, ये हो गया बैक्टीरिया, ठीक है, स्टेप्टोकोकस, देन ये हो गया हमारे बॉडी की ब्लड वेसल्स, ठीक है। इन दोनों में अमीनो एसिड जो कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, मीन्स प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो हमारे बॉडी जो एंटीबॉडीज हैं वो इस चीज को जज ही नहीं कर पाती हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं कि कौन सा कंपोनेंट्स हमारे बॉडी का है और कौन सा कंपोनेंट्स बाहर से आया हुआ है, या स्टेप्टोकोकस या बैक्टीरिया में प्रेजेंट अमीनो एसिड या प्रोटीन्स है। तो वो क्या करते हैं, हमारे ही बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वेसल्स एंड टिश्यूज होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगेगा क्रॉस दैट रिएक्ट टिश्यू बिकॉज ऑफ द एंटीजन सिमिलैरिटी बिटवीन स्टेप्टोकोकस कंपोनेंट्स एंड ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यूज। जहां पर भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं और जो वेसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, देन ब्रेन में। तो ये क्या करेगा, उसके कारण क्या होगा, इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू ह्यूमन टिश्यूज विच हैव एंटीजन सिमिलैरिटी विद स्टेप्टोकोकस कंपोनेंट्स। जो एंटीजन सिमिलैरिटी है मीन्स जो स्टेप्टोकोकस कंपोनेंट्स है और हमारे बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं उसके जो कंपोनेंट्स, टिश्यूज के जो कंपोनेंट्स हैं, मीन्स अमीनो एसिड जो प्रेजेंट है, अमीनो एसिड प्रेजेंट है, वो जो एंटीजन है उसमें सेम है और हमारे बॉडी के कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो उस चीज को हमारी बॉडी जज नहीं कर पा रही है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है कि कौन सा कंपोनेंट्स हमारी बॉडी का है और कौन सा कंपोनेंट्स बाहर से आए हुए पैथोजन का है। तो वही हमारे ही बॉडी के जो वेसल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको क्या करने लगती है, डिस्ट्रॉय करने लगती है। डिस्ट्रॉय होने के कारण क्या होता है कि हमारा इम्यून जो सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है और जो सेल्स टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, उनमें इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण बॉडी के जो मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं, जैसे कि हार्ट वेसल्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए, ब्रेन की वेसल्स एंड टिश्यूज हो गई, सबक्यूटेनियस टिश्यूज हो गए, ये क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। जब ये डैमेज होने लगेंगे जिसके कारण क्या होता है, रोमैटिक फीवर देखने के लिए मिलता है। तो ये था हमने आज की क्लास में डिस्कस किया रोमैटिक फीवर। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देयर नो डायरेक्ट इन्वेजन टू द टिश्यूज बट इट इज एन ऑटो इम्यून डिसीज दैट इन्वॉल्व्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जब जो स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया है जब बॉडी में इंटर करता है, जब बॉडी में इंटर करेगा तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के बीच में क्या होती है, रिएक्शन होती है। जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, क्योंकि ये जो डिसीज कंडीशन अगर पहले भी हमारे बॉडी में क्या हो गई, ये अराइज हो गई, मीन्स जैसे कि स्ट्रैप थ्रोट हो गया या फिर स्कारलेट फीवर हो गया, अगर ये डिसीज कंडीशन हुई है, ये सिम्टम्स हमारे बॉडी में देखने को मिले हैं, तो इनके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनी हुई होती हैं, ठीक है। ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस फेरेंजियल इन्फेक्शन, बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्टेप्टोकोकस। अगर हमारे बॉडी में जो फेरेंजियल इन्फेक्शन है, ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस के कारण हमारे बॉडी में अगर हमें फेरेंजियल इन्फेक्शन हुआ है, तो फेरेंजियल इन्फेक्शन के कारण हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज। किसके अगेंस्ट, स्टेप्टोकोकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज। Their antibodies cross that react human tissues because of the antigen similarity। मतलब जो एंटीबॉडीज है और एंटीजन है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग में से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एंटीबॉडीज क्रॉस दैट रिएक्ट, मतलब क्रॉस करके इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, ठीक है। रिएक्शन होगा ह्यूमन टिश्यूज बिकॉज, मतलब जो ह्यूमन टिश्यूज हैं, बॉडी एंटीबॉडीज ह्यूमन टिश्यूज और जो स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इनके बीच में क्रॉस होते हैं, रिएक्शन होता है। जब रिएक्शन होगा तो जो ह्यूमन टिश्यूज हैं, ह्यूमन टिश्यूज और जो स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया हैं, इनमें एक कंपोनेंट्स होता है जो सिमिलर होता है। वो कंपोनेंट्स कौन सा है, ये हो गया आपका
बैक्टीरिया और ये हो गए ब्लड वेसल्स, इन दोनों के बीच में अमीनो एसिड जो कंपोनेंट्स है वो सिमिलर होता है, दोनों में एक जैसा कंपोनेंट्स होता है। एक जैसा कंपोनेंट्स होने के कारण जो हमारी बॉडी होती है वो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कौन सा कंपोनेंट्स हमारी बॉडी का है और कौन सा कंपोनेंट्स बाहर से आए हुए पैथोजन का है। तो वो हमारे ही बॉडी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगती है। जब वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज द ह्यूमन टिश्यूज। तो हमारे बॉडी के जो ह्यूमन टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उनमें इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन की कंडीशन देखने के लिए मिलती है, वो डैमेज होने लगते हैं। देन विच हैव एंटीजन सिमिलैरिटी विद स्टेप्लोकोकस कंपोनेंट्स। तो किसके कारण हो रहा है, डैमेज हो रहे हैं वो, क्योंकि जो स्टेप्लोकोकस कंपोनेंट्स है बॉडी के जो एंटीबॉडीज कंपोनेंट्स है वो सेम हो जा रहे हैं। तो हमारी बॉडी के जो कंपोनेंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं और जिसके कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है। इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स में जो बॉडी के हार्ट वेसल्स होती हैं, ब्रेन हो गया, ब्रेन वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, ये धीरे धीरे डैमेज होकर अफेक्ट होने लगते हैं। जब ये अफेक्ट होंगे जिसके कारण देखने के लिए मिलेगा रोमैटिक फीवर। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया रोमैटिक फीवर। रोमैटिक फीवर में हमने डेफिनेशन देखा, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स देखे और कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स के साथ हमने डिस्कस किया पैथोफिजियोलॉजी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन एंड ट्रीटमेंट। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।